सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, हमने देखा कि कल जो कराची में धमाका हुआ, ज़ाहिर कराची की अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, चाहे वो अप्रैल का खुदकुश धमाका हो या कल कराची के इलाके सदर में होने वाला धमाका। इस तमाम तर सूरत हाल पर हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो आज मर्दान में जलसा होने जा रहा है उस पर भी आज बात करेंगे। और ना सिर्फ मर्दान के जलसे पर बल्कि जो जलसे जुलूसों की अब पूरी एक कैंपेन है और आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्लान भी दे दिया है कि आगे जो 20 तारीख से लेकर 29 मई तक का प्लान है, किस तरीके से पूरे मुल्क में जलसे किए जाएंगे, लॉन्ग मार्च किया जाएगा, उस पर भी हम बात करेंगे। DGISPR के कल के बयान के ऊपर भी बात की जाएगी कि फ़ौज बार बार ये कह रही है कि फ़ौज को ना घसीटा जाए सियासत में और बार बार सियासतदान इस तरह के बयानात ना दिए जाएं। ये तमाम तर मौज़ूआत हैं और ख़ास तौर पे मुल्क की इकॉनमी पर हम ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि आज हम देख रहे हैं इंटरबैंक में डॉलर 193 की हद को छू गया है। क्या वजह है डॉलर की इतनी ऊंची उड़ान की, वो वजह भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कराची शहर की। कराची का अमन अमान एक बार फिर हम देख रहे हैं ख़राब हो रहा है और शहर क़ायद पर अम दुश्मनों का वार दिखाई दे रहा है, जिसमें कराची का ये अहम कारोबारी मरकज़ सदर जहाँ पर ये धमाका हुआ और धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 13 अफराद ज़ख्मी हो गए हैं। ये धमाका खेज मवाद जो था नाज़रीन, वो मोटरसाइकिल में एक कैरियर में नस्ब किया गया था। एक वीडियो भी हम आपको टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जिसमें एक शख्स जो कि साइकिल को लेकर आता है और उस मकाम पर जहाँ पर धमाका हुआ वहाँ पर जाके खड़ा कर देता है और फिर चला जाता है। मुमकिन तौर पर यही समझा जा रहा है कि इसी में बारूदी मवाद है और ये बम 2 से 2.5 किलोग्राम वज़नी और देसी साख्ता था, ये BDS के अमले ने कहा है। और जामा कराची के हमले की तर्ज का एक बॉल बेरिंग भी इसमें इस्तेमाल किए गए, यानी कि आधा किलो के इसमें बॉल बेरिंग भी थे, ये भी BDS ने कहा है। पुलिस ये ने बताया कि धमाके से तकरीबन 9 गाड़ियाँ और करीबी इमारतों को नुकसान पहुँचा। और 26 अप्रैल 2022 को जो कराची यूनिवर्सिटी में खुदकुश हमला हुआ था, जिसमें एक खातून ने खुदकुश धमाका किया था और उसके ज़रिए चीनी बाशिंदों की जो वैन थी उसको निशाना बनाया गया था। उसमें 4 अफराद जाँ बहक और 3 ज़ख्मी भी हो गए थे। तो अब ये जो सूरत हाल है कराची की, इस पर सिंध हुकूमत किस तरीके से गौर फिक्र कर रही है। आज एक एपेक्स कमेटी का इजलास भी हो रहा है, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत, उसमें क्या गुफ्तगू की जा रही है और कराची में हुए इस अफसोसनाक वाक़े पर हिकमत अमली क्या बनाई जा रही है। ब्यूरो हेड मज़ाहिर सईद हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मज़ाहिर, कल का जो धमाका हो या फिर जो कराची यूनिवर्सिटी में अप्रैल में हुआ था खुदकुश हमला, इसकी क्या कड़ियाँ कोई आपस में मिलती हैं और पुलिस को क्या कुछ पता चल पाया इस धमाके के हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए सुमैया, कड़ियाँ तो आपस में मिलती हैं कि एक दहशतगर्दी जो है वो शहर में फैलानी थी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की लहर थी। मुख्तलिफ शहरों में धमाके पहले हो चुके हैं, बिलखुसूस बलूचिस्तान, पेशावर और दीगर शहरों में। लेकिन कराची जो था वो काफ़ी पुरअमन नजर आता। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से ज़रूर यहाँ वारदात हो रही थी, लेकिन बम धमाकों के हवाले से दहशतगर्दी के वाक़यात यहाँ पर काफ़ी अर्से से रुके हुए थे। लेकिन अब इस शहर को जो है वो टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि एक तरह से माशी हब है शहर क़ायद। इसको डिस्टेबलाइज करने का मतलब ये कि आपने पूरे मुल्क को जो है वो पैरालाइज करने की कोशिश की। और 2 धमाके आप ये देखो वक्त के अंदर 27 अप्रैल को आप ये देखिए जामे कराची के अंदर एक धमाका होता है, जिसमें सुसाइड बम में उसमें चीनी या सब्जा जो है वो मारे जाते हैं। इसके अलावा गुज़िश्ता रात होने वाला जो धमाका है वो भी ऐसी जगह पर किया गया। वो हब है हमारा, 0 पॉइंट है, सदर है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में तरसील का अमल जो है वो किया जाता है। तो वहाँ पर धमाका किया गया और ये एक सवालिया निशान है हमारी पुलिस के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए, कि उनकी सिक्योरिटी प्लान कहाँ है उनके CCTV कैमरे से स्टडी प्रोजेक्ट कहाँ पर है उनके। तो ये दहशतगर्द बआसानी शहर के अंदर दाखिल होते हैं और धमाका करके यहाँ से चले जाते हैं। सबसे हैरानकुन बात जामे कराची का धमाका है, 2 साल की मुनज़्ज़म प्लानिंग के बाद किया गया। यानी 2 साल से इस तरह की प्लानिंग की गई थी, लेकिन हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पर कुछ नहीं। अच्छा, बड़े मजे की बात यह है मज़ाहिर, मैं आपको यहाँ पे रोक रही हूँ, कराची में अक्सर देखते हैं कि नाके लगे हैं, स्नैप चेकिंग हो रही है, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, लोगों को पूछगछ की जा रही है, लेकिन जो होना होता है यानी कि दहशतगर्द जो करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। ये तमाम तर जो कार्रवाइयाँ होती हैं, चाहे वो छापामार कार्रवाइयाँ हो, चाहे स्नैप चेकिंग हो, ये सब धरी की धरी रह जाती है।
नहीं देखिए सुमैया, इसमें एक चीज बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाई, लेकिन मैं एक चीज से इख्तलाफ ये करूंगा कि जहाँ स्नैप चेकिंग हो रही है वो आप देखें वो एरियाज कौन से। हाँ। आप बीएसी की तरफ चले जाएं तो वहाँ रोडों को पार्ट कर दिया और रोडों पे चेकिंग की जा रही है। इसी तरह आप क्लिफ्टन की तरफ चले जाएं तो वहाँ ये पार्ट लगेंगे किया जा रहा है। जहाँ में कराची में धमाके के बाद यूनिवर्सिटी रोड पे हम देख सकते हैं जरूर, लेकिन जो हमारे इस्लाम से एरियाज हैं, अगर हम औरंगी टाउन की तरफ चले जाएं, नॉर्दर्न बाईपास की तरफ जाएं, नॉर्दर्न बाईपास है जहाँ से बलूचिस्तान से कुछ नहीं तो तकरीबन 158 कच्चे के ऐसे रास्ते हैं जहाँ से दहशतगर्द बआसानी आ सकते हैं और जा सकते हैं, जहाँ आपकी पुलिस का कोई असर रसूख नहीं, पुलिस वहां नहीं जा सकती। तो ऐसे इलाकों में ना स्नैप चेकिंग नजर आती है, ना ऐसे इलाकों में ना पुलिस की मूवमेंट नजर आती है। असल तवज्जो जो हमारी पुलिस की है वो खाली जमीनों पर जो कब्जा माफिया है उसको सपोर्ट करने में जरूर नजर आ रही है। बिल्डिंगें बन रही है तो उसमें सपोर्ट नजर आ रही है, मंशियात फरोश हो रही है तो उसमें सपोर्ट नजर आ रही है। IR पुलिस की बनाई हुई IR हम जो है अपने चैनल पे नशर कर चुके हैं, वो IR अपनी ही पुलिस वालों के खिलाफ है, जिसमें ये देखने में आता है कि ये मुलविस हैं, भत्ताखोरी में मुलविस हैं और दीगर जो जराइम की वारदात है उसमें पुलिस जो है मुलविस नजर आती है। इसके अलावा जो है ये हम सिर्फ इस पे बात हम खत्म नहीं करते। अब ये देखिए एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन, जब उन्होंने एडिशनल IG का चार्ज संभाला, बहुत अच्छा तजर्बा रखते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड के साथ भी काम कर चुके हैं, लेकिन वो स्कॉटलैंड तरफ पे सिंध पुलिस को चलाना चाहते हैं। सिंध पुलिस कभी भी स्कॉटलैंड यार्ड की तरफ पे नहीं चल सकती। आते ही इन्होंने इंटेलिजेंस सिस्टम जो है वो खत्म कर दिए, ये कह के कि ये शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के अंदर मुबैना तौर पर मुलविस होते, इसलिए इंटेलिजेंस सिस्टम खत्म कर दिया। जो बुनियाद है पुलिस की, जिससे पुलिस पहचानी जाती है, जिसकी वजह से पुलिस मशहूर थी, शहर कायद की है, पूरे सिंध की पुलिस मशहूर थी, वो सिस्टम ही आपने खत्म कर दिया। तो पुलिस के हाथ कट चुके हैं। ना ये पुलिस स्ट्रीट क्राइम पे काबू पा रही है, ना चोरी पे काबू पा रही है, ना मंशियात पे काबू पा रही है, ना भत्ताखोरी पे काबू पा रही है, ना गैर कानूनी तामीरात जहाँ इनको कंप्लेन किया थी वहाँ ये पहुंचे तो कोई ना कोई मुबैना तौर पर सेटिंग करने के बाद वहां से चले जाते हैं। सिस्टम देखने में मुकम्मल तौर पर कोलैप्स हो चुका है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिस्टम कोलैप्स हो गया है। और जो आपने एक बात बिल्कुल दुरुस्त की कि जहां ये सब कुछ होना चाहिए कराची के इलाकों में, वहां ये नहीं हो रहा। और सबसे बड़ी बात, चोरी डकैतियों से बात निकल के अब बम धमाकों तक पहुंच गई है। ये बहुत बड़ा एक अलमिया है और एक सवालिया निशान भी है, तशवीशनाक सूरत हाल भी है। और खासतौर पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप एपेक्स कमेटी का मुझे बता दें कि एपेक्स कमेटी में किन चीज़ों पर गौर किया जा रहा है सिंध हुकूमत की जानिब से, और क्या कोई नया एक प्लान आ रहा है सिक्योरिटी का जिसको अब जो है वो नाफिजुल अमल किया जाएगा कराची समेत पूरे सिंध में? जी बिल्कुल, देखिए एपेक्स कमेटी का जो इजलास अभी वज़ीर हाउस में जारी है, इसमें सिर्फ सिंध हुकूमत के नुमाइंदगान नहीं, फेडरल जो हमारी एजेंसीज हैं उसके भी लोग इसमें शरीक हैं। और इसमें काफी चीजें जो पॉइंट आउट की गई हैं, इसमें ये भी एक मुद्दा रखा गया है कि जो गैर कानूनी तौर पे जमीनों पे कब्जे किए जा रहे हैं वो जमीनों को कोर्ट की शक्ल में जो है वो रख दिया जाता है और रिश्वत दे के सारे कागजात बना लिए जाते हैं, जिसके बाद जो है वो दूसरे शहर से आए हुए लोग बिलखुसूस जिनका ताल्लुक मुख्तलिफ तंजीमों से, वो आप गठजोड़ बना रहे हैं, वहाँ पर बैठते हैं, वहाँ पर पुलिस जो है वो जा नहीं पाती। महकमा दाखिला जो है वो नहीं कर रहा है सूरत हाल के अंदर। ये देखने में जरूर आता है कि पुलिस वहाँ जाती है तो वो ये कह के वापस पलट जाती है कि अंदर से फायरिंग भी, इसलिए हम बात किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब होगी। रेंजर्स को इन्वॉल्व नहीं कर रहे कि मामला दुरुस्त की तरफ जाए, क्योंकि जमीनों पर कब्जे का मामला इसमें निकलता है। एपेक्स कमेटी में जब्जा माफिया के ऊपर भी बहुत सख्ती से जो है वो आज बातचीत की जाएगी, देखना उसमें सिंध हुकूमत क्या किरदार अदा करती है। बहुत शुक्रिया आपको। मज़ाहिर सैयद हमारे साथ मौजूद थे, हमारे ब्यूरो चीफ, और इस तमाम तर सूरत हाल को उन्होंने तफसीलन हमें बताया। शुक्रिया आपका। और ज़ाहिर है एक सूरत हाल है, ये ठीक नहीं है। मामला शुरू हुआ था रमज़ान से कबल, चोरी डकैती और अगवा बड़ाए तावान की वारदातों से अब पहुँच गया धमाकों तक। तो यकीनन इस पर कोई प्रॉपर एक मुनज़्ज़म लाहे अमल बनाना बहुत ज़रूरी है और देखना बहुत ज़रूरी है कि दहशत गर्द की जो पनाह गाहें हैं वो कहाँ है। इस तरह के इलाकों में सर्च ऑपरेशन करना और आगे जाके जो सूरत हाल है वो देखना सिंध हुकूमत के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो देखना होगा कि आगे इस पर क्या लाहे अमल बनाया जाता है, उसको किस तरह से टेकअप किया जाता है। ज़ाहिर है ये सब के लिए एक बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है कराची जैसे शहर में, जहाँ का अमन बड़ी मुश्किलों से कायम हुआ है। नाजरीन, हम मर्दान जलसे की बात करते हैं। मर्दान जहाँ पर आज पंडाल सज रहा है तहरीक इंसाफ का अटक के बाद, और जेहलम हो, अटक हो या फिर मर्दान, और उसके बाद फिर सियालकोट जहाँ पर अब जलसा करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो मर्दान जहाँ पर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं, पंडाल सज चुका है, कुर्सियाँ लग गई हैं, और ज़ाहिर है आज भी जो खिताब होगा वो देखना होगा कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का खिताब जो है वो किस तरह का होता है और उसमें वो क्या बताते हैं, उनका आगे का लाहे अमल क्या है। क्योंकि अब जो 20 तारीख से लेकर 29 का जो लॉन्ग मार्च का प्लान है उसको हतमी शक्ल दी जा रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से, कि उसमें जो शहर की अहम शाहराहें हैं उनको किस तरह से बंद किया जाएगा और
जो लॉन्ग मार्च होगा वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। मुख्तलिफ शहरों से ये काफ़िले निकलेंगे और फिर वो इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे। ना सिर्फ ये जलसे जो अभी मुख्तलिफ शहरों में किए जा रहे हैं तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये भी एक मोमेंटम है जो कि बना रही है तहरीक इंसाफ, और वही मुतालबे के साथ बना रही है कि अर्ली इलेक्शन होने चाहिए। और यही मुतालबा तहरीक इंसाफ का है कि केयर टेकर गवर्नमेंट आए और अर्ली इलेक्शन का जो है वो ऐलान किया जाए। तो देखना होगा कि अटक के बाद जो आज का ये पावर शो है मर्दान का, वो कैसा रहता है। और ज़ाहिर लोग थे, लोग अटक की अगर हम बात करें तो बड़ी तादाद में एक छोटे से शहर में लोग निकले हैं, लेकिन अब मर्दान का देखना होगा कि यहाँ पर लोग कितने निकलते हैं। फिर सियालकोट का जलसा है। खैर, इस तमाम तर ओवरऑल सूरत हाल पर हम बात करेंगे जलसे और आगे जो ज़ाहिर हुकूमत की स्ट्रेटजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर लॉन्ग मार्च के लिए, उस पर क्या हिकमत अमली बना रही है तहरीक इंसाफ। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा मलिक अमीन असलम साहब, उनको हम वेलकम कहते हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब, आपने अपने वक्त दिया। सर, सबसे पहले मैं शुरुआत करना चाहूँगी आपसे वो DGI के कल के बयान की और वजाहती बयान की, जिसमें उन्होंने कहा है कि बार बार ना फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। पहले खुद हुकूमत और सियासतदान ये कहते थे कि फ़ौज का कोई किरदार सियासत में नहीं होना चाहिए। अब फ़ौज बार बार ये कह रही है कि बयानात ना दिए जाएँ। क्या सियासतदान जो बयानात दे रहे हैं क्या वो मुनासिब है? जी 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 बिल्कुल। मैं समझता हूँ कि जी इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े हसास दुराए के ऊपर खड़ा हुआ है, और आप देख रहे हैं कि ये जो एक नायल हुकूमत आई है, इसकी वजह से एक इकोनॉमिक मेल्टडाउन की सूरत हाल है पाकिस्तान में, और गवर्नमेंट जो है वो पैरालिसिस के अंदर है। इसके अंदर गवर्नमेंट नजर ही नहीं आ रही, वो कोई इकदाम नहीं कर रही, हाथ पे हाथ रख के बैठी हुई है, और डाउनवर्ड ट्रेंड है इस वक्त पाकिस्तान का। डॉलर आप देख लें 192 का आज हो गया है, और हमारी हुकूमत जो है ये सारी भागी हुई है लंदन में जाके, वहाँ से इंस्ट्रक्शंस को ले रही है, मुझे समझ नहीं आ रही। और मैं समझता हूँ कि इसमें हमारे जो इदारे हैं इस वक्त उनको हमें गैर मुतनाज़ा रखना चाहिए। बिल्कुल ये सही बात है। और कल बहुत बड़ा जलसा हुआ हमारा अटक के अंदर, खान साहब उधर तशरीफ़ लाए, उधर मैंने ये बात भी की है कि इस वक्त इस हसास दुराए के ऊपर दो ही चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकाल सकती है, क्योंकि ये सिर्फ एक कौम को जो शऊर दिलाया है इमरान खान साहब ने, सिर्फ ये बात नहीं है, बल्कि इसके नीचे अंडर द सरफेस एक बहुत बड़ा लावा पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पक रहा है, और ये लावा है यंग लोगों का। हमारी 60-65% आबादी ज़्यादा यंग लोग हैं, और वो देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर नाइंसाफ़ी है, यहाँ पर जो है जस्टिस नहीं मिल रहा लोगों को, और यहाँ पर एक सिलेक्टिव जस्टिस लोगों को मिल रहा है, जिसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा एजिटेटेड सूरत हाल है। अभी हमने 10 दिन ये जो जलसे के लिए कैंपेन की है, इसमें लोगों से जो फीडबैक आई है और जो लोगों के साथ इन टच होके जो बात समझ आई है वो ये है कि पाकिस्तान इस चीज़ का मुतहम्मिल इस वक्त बिल्कुल नहीं हो सकता। हमें अपनी जो इक़्तिसादी आज़ादी है और जो सियासी आज़ादी है उसके लिए पाकिस्तान को स्पेस चाहिए इस वक्त। और दूसरी बात जो बड़ी अहम है वो ये है कि पाकिस्तान को अगर इस मुश्किल वक्त में कोई दो चीज़ें संभाल सकती हैं, क्योंकि ये लावा हमारी एक खुशकिस्मती है कि इमरान खान साहब इस वक्त इस लावे के ऊपर एक आतिफ फशां के ऊपर बैठे हुए हैं और वो इसको लीड कर रहे हैं। और ये आपने श्रीलंका में जो सूरत हाल है वो देखी है कि वहाँ पर ये लावा इसी तरह आतिफ फशां को फटा है और उसके ऊपर कोई लीडर नहीं था, उसके ऊपर कोई इसको डायरेक्ट करने वाला कोई बंदा नहीं था, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सूरत हाल है वो आज सामने है सबके। और मैं समझता हूँ कि जो दो फैक्टर्स इस वक्त अशद ज़रूरत है पाकिस्तान के कि वो पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालें, वो दो फैक्टर्स, एक इमरान खान साहब हैं जो कि और PTI है जो कि इस वक्त वफाक की अलामत है, तमाम सूबों में यकसा पॉपुलैरिटी के साथ मौजूद है। खान साहब के ये जलसे दिखा रहे हैं कि कराची से लेकर खैबर तक अवाम की नब्ज़ पे इमरान खान साहब का हाथ है और अवाम की तवक्कुआत, अवाम की उम्मीदें इमरान खान साहब के साथ लिंक हैं इस वक्त। और दूसरा फैक्टर हमारा इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारी आर्मी है जो कि पाकिस्तान की इस स्ट्रक्चर को संभाल के रखती है और उसकी इज्जत, उसका एहतराम सब पे लाजिम है। और जब तक ये दोनों फैक्टर्स काम नहीं करेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि यहाँ पर 1 पेज की तो बात होती थी कि 1 पेज पे होना चाहिए हुकूमत के अंदर ताकि हुकूमत चल सके। इस वक्त ये पाकिस्तान बचाने के लिए मेरे ख्याल में इन दो फैक्टर्स को 1 पेज पे होना चाहिए और ये बहुत ज़रूरी है। और इसका एक ही सोल्यूशन है, इस प्रेशर कुकर में से निकलने के लिए इलेक्शन कॉल किए जाए
ताकि ये सिस्टम से निकले और एक कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट के साथ इस मुल्क को आगे लेके जाया जाए। वरना मुझे खौफ आता है कि इसको देख के लोगों के सेंटिमेंट को, लोग एजुकेटेड है इसको, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान अगर ये आउट ऑफ हैंड से हो गई तो मलिक साहब, जब आप कह रहे हैं इस मसले का हल है तो फिर अर्ली इलेक्शन के लिए तो मशरूत किया है हुकूमत प्लस उनके इत्तेहादियों ने कि जी इससे पहले इंतखाबी इस्लाहात होंगी, तो तहरीक इंसाफ इस्लाहात वाली बात पर बात करने को तैयार है हुकूमत से? देखिए, पीटीआई ने एक अभी जो इस्लाहात जो बाज़ाहिर नजर आ रही हैं वो दो ही चीजों पे हैं। एक है ईवीएम के ऊपर और दूसरी है ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के ऊपर। अब ओवरसीज पाकिस्तान का एक वो सरमाया है जिनकी वजह से पाकिस्तान को इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मिलती है, और उनके राइट ऑफ फ्रेंचाइज को इस तरह ख़त्म कर देना जो कि पीटीआई ने दिया था, गलत बात है। पीटीआई का इस पर बड़ा क्लियर स्टैंड है कि पाकिस्तान के ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान का हिस्सा है, बल्कि पाकिस्तान का वो हिस्सा है जो कि मुश्किल इकोनॉमिक हालात के अंदर पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, और पाकिस्तान की इस इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसके अंदर सबसे बड़ा पिलर ऑफ सपोर्ट है। तो उनको एंगेज रहना चाहिए पाकिस्तान की गवर्नेंस के अंदर, पाकिस्तान के अफेयर्स के अंदर, और उसका यही तरीका है कि वो वोट कर सके इस चीज़ के ऊपर। हमने बड़ा क्लियर चांस लिया है, इस पर लेजिस्लेशन किया, और उसको अनफॉर्चुनेटली अब जो खबरें हैं वो यही है कि उसको रिवर्स करने जा रहे हैं। दूसरा ईवीएम की मशीन का जो इशू है वो पीटीआई की गवर्नमेंट ने और इमरान खान की गवर्नमेंट ने बड़ी रिसर्च के बाद इस चीज़ को देखा कि पाकिस्तान में ये जो इलेक्टोरल सैंक्टिटी है इसको बहाल रखने के लिए, और ये चीज़ इंश्योर करने के लिए कि जो ट्रांसपेरेंसी होती है इलेक्शन की, कि जब आप इलेक्शन में वोट डाल दें और जब उनकी गिनती हो तो फौरन रिजल्ट आ जाना चाहिए। यहाँ पे 4 दिन रिजल्ट रुके रहते हैं, रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, लोग डब्बे में एक वोट डालते हैं, डब्बे से रिजल्ट कुछ और निकल आता है। तो उसके अंदर भी ये 100% ईवीएम भी शायद ठीक ना हो, लेकिन आप बहुत हद तक अब ईवीएम के जरिए इस चीज को काउंटर कर सकते हैं, और ये पाकिस्तान की इलेक्टोरल ट्रांसपेरेंसी की तरफ एक बहुत बड़ा स्टेप है। चले, आप कह रहे हैं ट्रांसपेरेंसी स्टेप तो है, ये सारी बातें हैं, अब उस पर बहुत सारे बयानात भी आ रहे हैं। चले, वो एक तरफ है कि देखना होगा कि अब ये किस तरह के इंतखाबी इस्लाहात चाहते हैं। लेकिन साहब, बिलावल भुट्टो ने जो बयान दिया कल कौमी असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर, मलिक साहब, वो ये कह रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद से एक रोज़ पहले मुझे एक वजीर ने धमकी दी कि अर्ली इलेक्शन की तरफ आओ वरना मार्शल लॉ लग जाएगा मुल्क में। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सारी हेरसे की बातें हैं कि हम कैसे मार्शल लॉ लगवा देते हैं। ये तो बिल्कुल एक लूज टॉक किस्म की है। उनको चाहिए बिलावल भुट्टो साहब को एक जिम्मेदार पोजीशन के अंदर अब वो हैं, और चेयरमैन है अपनी पार्टी के, उसके अलावा फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के इस वक्त इम्पोर्टेड गवर्नमेंट में। तो उनको चाहिए कि थोड़ा सोच समझ के बयानात दें। ये अब इस तरह की बयानबाजी से इस मुल्क की जो सूरत हाल है, ये नाजुक सूरत हाल है, उसमें से निकला नहीं जा सकेगा। इस तरह की मड स्लिंगिंग, टोटली अनकॉरबोरेटेड मड स्लिंगिंग करने से मुल्क को सिर्फ नुकसान नहीं होगा। मलिक साहब, अब ये जो जलसे जुलूस हो रहे हैं, इससे क्या मोमेंटम बना पाएंगे आप लोग अर्ली इलेक्शन का? क्योंकि कभी भी हमने नहीं देखा कि जलसों से या फिर धरनों से इलेक्शंस होते हों। वो मोमेंटम कैसे बनाएंगे, वो माहौल कैसे बनाएंगे आप लोग? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जो इमरान खान साहब के जलसे हो रहे हैं, और जिस तरीके से लोग उनकी कॉल पे बैक कह रहे हैं, ये मैं आपको फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन से बता रहा हूँ, क्योंकि हमने अटक में जलसा कल रात को कराया है। वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जो ग्राउंड था वो शायद मीनार पाकिस्तान से भी बड़ा ग्राउंड था। अच्छा। और अटक एक छोटा जिला है, लेकिन उसके बावजूद वो ओवरफ्लो कर रहा था। और जलसे की सूरत हाल ये थी कि वहाँ पर लोग समा नहीं रहे थे, पूरा शहर बल्कि पूरा जिला उमड़ के आया हुआ था। और जलसे से निकलते हुए लोगों को 4-4 घंटे लगे हैं। इस किस्म का वहाँ पे लॉकजाम हुआ हुआ था। ये लोग जो आ रहे हैं, ये किसी जात किसी मतलब आप समझ लें कि लोकल इश्यूज के ऊपर नहीं आ रहे। ये खान साहब की कॉल के ऊपर लोग आ रहे हैं। वो कॉल लोगों के साथ रेजोनेट कर रही है इस वक्त। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जो रेजोनेट कर रही है वो ये है कि पाकिस्तान को अपनी हकीकी आज़ादी चाहिए, ना सिर्फ सियासी आज़ादी बल्कि इक्तिसादी आज़ादी पाकिस्तान को चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ इसके नीचे जो अंडर करंट है वो बहुत डेंजरस है। वो अंडर करंट ये है कि
लोग इस वक्त एजिटेटेड हैं इस सिस्टम के खिलाफ। यानी कि कह रहे हैं कि ये सारा मामला भी है, फिर ज़ाहिर है वो मुनर्रिफ अरकान वाला मामला भी है, 20 मई तक इलेक्शन कमीशन का फैसला भी आना है, ज़ाहिर है वो क्या आता है क्या नहीं आता, क्योंकि अगर हम कल वाला फैसला देखें इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस था वो मुस्तरद कर दिया गया, इस्तदाई मुस्तरद कर दी गई रुकनियत वाले मामले पर। तो आगे अगर 20 मई का जो भी फैसला आता है तो उसको भी लेकर क्या करेंगे, चैलेंज करेंगे, क्योंकि इस पर भी आप लोगों ने कल वाले फैसले पर भी आपने सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। तो फिर ये इलेक्शन जो होंगे इस इलेक्शन कमीशन के मातहत उसको आप लोग मानेंगे कैसे? फिर आप लोग जब एतमाद ही नहीं कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर। देखिए इलेक्शन कमीशन पे भी माना गया, जो भी इस वक्त डिसीजंस आ रहे हैं उसमें पीटीआई ने बड़ा क्लियरली बताया। अब आप ये खुद देखें कि यहाँ पर जो लोटेज्म हुई, जो यहाँ पर आपने देखा कि एक सिंध हाउस को खोला गया, वहाँ पर लोगों ने खुलेआम ये कहा कि जी हम पार्टी की हदायत के मुताबिक नहीं चलते, जबकि आपका कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि अगर आप लीडर ऑफ द पार्टी की सिलेक्शन के अंदर या बजट के अंदर अगर आप अगेंस्ट द पार्टी वोट लाइन करते हैं तो फिर आपको उस पार्टी के साथ रहने का कोई हक नहीं है और आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन वो तमाशा हमने देखा सारा, उसके बावजूद अब ये टेक्निकलिटीज के अंदर इस चीज़ को लंबा कर रहे हैं। ये आई थिंक इसमें स्पिरिट देखना चाहिए कि क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। वो तो किसी लेमैन के लिए भी, आई एम नॉट अ लॉयर, लेकिन किसी लेमैन के लिए भी वो बड़ा क्लियर है कि स्पिरिट ये है। बहुत शुक्रिया मलिक अमीन असलम साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद थे। हमने पूरी कोशिश की कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो तहरीक इंसाफ का आगे का लाहेअमल है, जो मौक़िफ़ है, किस तरह लेके सारी चीज़ों को तहरीक इंसाफ चल रही है, आपने लॉन्ग मार्च को, फिर सारे जलसों के मोमेंटम को, वो जानने की हम कोशिश करें। बहुत शुक्रिया। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो मुल्क की मईशत की सूरत हाल की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। और अभी तो नाजरीन, जिस तरह मैंने बताया था कि मैं प्रोग्राम के हिस्से में बात करूंगी मुल्क की मईशत की सूरत हाल की, जिसमें डॉलर आज बुलंद तरीन सतह यानी कि 193 पर पहुंच चुका है। इंटर बैंक में डॉलर को पड़ लग गए हैं, महंगाई बढ़ती चली जा रही है। IMF से मामला अभी तक सेट नहीं हुए हैं, IMF की शराइत पूरी करनी है, पेट्रोल और डीजल पर सब्सिडी हटानी है, तो उसके बाद क्या सूरत हाल होगी। और ये बार बार कहा जा रहा है कि ये सब कुछ किया धरा इमरान खान की हुकूमत का है, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शोर ना मचाए। लेकिन वो जो स्टेबिलिटी लाई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, कोविड के बावजूद क्या वो स्टेबिलिटी रह सकती थी अगर हुकूमत कायम रहती? इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें माहिर माशियात मुजम्मिल असलम साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा भी रहे हैं, तमाम तर सारे मईशत के मामला देखते रहे। मुजम्मिल साहब, बहुत शुक्रिया आपके सर वक्त का। आज जो डॉलर पड़ लगा के उड़ रहा है, 193 पे पहुंच चुका है, हमारी करेंसी की कोई वैल्यू नहीं है, और ये भी कहा जा रहा है कि 200 से भी क्रॉस कर जाएगा। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, मेन वजह क्या है? देखिए, सबसे बड़ी मेन वजह यह है कि अगर मौसम तब्दील हो और अगर आप उस मौसम की तब्दीली के साथ जो है अपनी खुराक लिबास को तब्दील ना करें तो आप बीमार हो जाते हैं, और अगर आप उससे मज़ीद ज़िद करें तो आप फिर जो है मज़ीद बीमार हो जाते हैं, और अगर फिर भी आप समझेंगे नहीं बस जो भी है अल्लाह के हवाले, तो फिर आपका इंतकाल हो जाता है। तो कुछ ऐसी ही सूरत हाल जो है इस वक्त पाकिस्तानी मईशत के साथ चल रही है। जो मईशत होती है वो भी एक मूड की तरह होती है। दिन में जो है कभी जो है आपका मूड अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, तो उसके हिसाब से आप जो है चलते हैं। एक जगह आप खड़े करके एक लकीर पे नहीं खड़े हो सकते। अगर दिल की धड़कन भी होती है वो भी ऊपर नीचे होती है, तो आपको उसके हिसाब से जो है आपका जो है जिस्म चलता है। हमने ये देखा कि पिछले 5 हफ्ते में ये जो हुकूमत है, 5 हफ्ता ख़त्म हो गया, इन्होंने जो है एक काम मईशत के सिलसिले में नहीं किया। सिर्फ एक काम किया कि जो जैसे कहते हैं अफ्तार पार्टियाँ की घर पे, ठीक है ना, अपने लिए कैंप ऑफिस बनाए, एक तवील कद आमद की जो है इन्होंने काबीना बनाई। अब काबीना जो है वो एक आध दफ़ा 5 हफ्तों में मिली, तो कोई माशी फैसले नहीं कर पा रहे। कौम से खिताब किया आपके वज़ीर आज़म ने, और फिर उसके बाद जो है कोई पॉलिसी नहीं दी। चंद हफ्ते, मतलब 5 हफ्ते गुजर गए जो चंद हफ्तों की हुकूमत आई है। तो मेरे जहन में मेरे ख्याल में इनके जहन में जो है अगला इलेक्शन और अपने मसाइल हैं, जिसकी वजह से जो है वो जो है मईशत पे उसका बहुत बुरा असर पड़ रहा है।
आज की सूरत हाल ये कि 193 रुपये का डॉलर तारीख की सबसे जिसे कहते हैं निचली सतह, जब ये अदम एतमाद शुरू हुई थी तो 178 रुपये का डॉलर था, 15 रुपये वहां से निकल गए। शरह सूद 15% पे आ गया। 1998 के बाद सबसे ज्यादा हाई शरह सूद, और जब से ये आए 3% बढ़ चुका है। स्टॉक मार्केट जो है 6.5% गिरी है। 604 अरब रुपए स्टॉक मार्केट में सरमायाकारों का नुकसान हो गया है। महंगाई की शरह जो है 13.5%, जो जनवरी 20 के बाद सबसे ऊपर, और उसके ऊपर कोई फैसला नहीं। अभी भी थोड़ी देर पहले मिफ्ता इस्माइल साहब और उनकी जो वजीर इत्तलात हैं, इमरान खान की वजह से $193 हो गया, इमरान खान की वजह से लोड शेडिंग हो रही है, इमरान खान की वजह से वो हो रही है। मतलब अगर आपने ये बोलने के लिए आना था तो वहीं बैठ के बोलते रहते, हमें काम करने देते। तो इनके पॉलिसी फैसला साजी, फिर 14 जमातें मदनी 14 16 11 कितनी है मिलके एक काबीना बना ली है। वो काबीना जो है वो एक तरफ पता नहीं कहाँ पे नजर नहीं आती। ये जो इनके 8-10 है वो कभी लंदन जा रहे हैं, कभी सऊदी अरब जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं, कभी कहाँ जा रहे हैं। तो इस तरीके से काम नहीं होता। ना आपकी ECC हो रही है, ना आपकी जो है कैबिनेट हो रही है, ना आप फैसले ले रहे हैं। फिर आप जो है आपने कहा कि चलो इधर उधर से भीख मांग के आ जाते हैं, वो लेने गए तो वो नहीं मिली। लोगों ने इस दफ़ा कहा कि भाई चले वापस जाएं, अपने घर को ऑर्डर में करें पहले। तो ये गैर यकीनी माशी सूरत हाल जो है इस वक्त उसने है जिसे कहते हैं ग्रिप किया हुआ है डॉलर को और तमाम मार्केटों को, स्टॉक एक्सचेंज को। सही आप कह रहे हैं, यहाँ स्टेबिलिटी है सियासी, जिसकी वजह से सारी चीज़ें हैं। अच्छा, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पर तकरीबन हम 300 अरब की सब्सिडी दे रहे हैं पेट्रोल और डीजल पर, और अगर हम ये सब्सिडी ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमें बैरूनी अदायगियाँ करनी है, क्योंकि हमें IMF की शराइत को मानना है, क्योंकि IMF के पास जाएंगे तो उसने यही कहना है, ये हम ख़त्म कर देंगे, तो फिर वो कैसा बहरान होगा, महंगाई का एक तूफ़ान होगा जो आएगा। ज़रा उसके बारे में बताइए। देखिए, इधर मैं ये कहूँगा कि जब हम इनको देके गए थे तो उस वक्त रोज़ की 1 अरब की थी, और अब जो है वो रोज़ की 3.5 अरब की हो गई है। और उसकी वजह ये पिछले 1.5 माह में डीजल की कीमतें जो हैं 70% बढ़ गई हैं। इनकी बैड लक कह लें, इनकी जो भी कह लें, जो है वो पिछले 1.5 माह में बढ़ गई। अब IMF कहता है कि इसको आप जो है नुकसान आप जेब से ना करें, इसकी कीमतें बढ़ाएं। अब अगर ये 16 तारीख को कीमत बढ़ाते हैं 15 तारीख की रात को, यानी कि इतवार को, तो कम अज कम इनको डीजल में 80 रुपए बढ़ाने पड़ेंगे फी लीटर। अभी 150 रुपए है, यानी कि 230 रुपए। पेट्रोल जो है ना, पेट्रोल जो है वो एक आम आदमी को अपनी सवारी पे जो है उसका महंगाई का असर आता है। लेकिन डीजल ऐसी चीज़ है कि आपकी हर चीज़ पे उसका असर पड़ेगा, चाहे वो बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे जो आप घर में सौदा सल्फ ला रहे हैं, चाहे आपके बच्चे की स्कूल की वैन उसमें है, चाहे बिजली है। तो वो उससे जो है ना सिर्फ डीजल बढ़ता है बल्कि तमाम चीज़ें जो है उसकी उस रेशो से बढ़ जाती है। तो वो एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि झटका है। हम तो देखें छोटे से मुल्क है ना, हम 3 में ना 13 में, अमेरिका में 8.3% महंगाई हो गई, जो पिछले 1 साल पहले 1% थी। और अब वहां पे कह रहे हैं कि डीजल उनकी मईशत को दीमक की तरह खा रहे हैं। तो ये एक आलमी मसला भी बन चुका है, और हमारी हुकूमत है कि वो अभी तक इस मतलब वो माइंडसेट से बाहर नहीं निकल रही कि 15 रुपए की सब्सिडी जो है उठ के 80 रुपए हो गई है। वो इमरान खान इमरान खान इमरान खान इमरान खान। भाई, ये अगर आपने यही कहना था तो आप क्या करने बैठे हैं? ये बोलना है तो मतलब एक टेप चला दें फिर। तो ये मसला है। अच्छा, ये बताएं ज़रा, क्योंकि मैं आवाम का रद्दमल भी आपको दिखाऊंगी कि आवाम क्या कह रहे हैं आज की महंगाई पर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने का क्या तरीका है? क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? अभी तो आप ज़ाहिर है ये कलील मुद्दत की हुकूमत है, मखलूत हुकूमत है, ये नहीं कर सकती। आगे जो हुकूमत आएगी उसके पास क्या ऐसा चॉइस होगी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाया जा सके? देखिए, ये गलत सोच है, और है कि जी फलां हुकूमत मखलूत नहीं कर सकती, केयर टेकर नहीं कर सकती। अच्छा, बात सारी ये है कि अगर आपकी दुकान में जो है खाने के काबिल चीज़ होगी तो बिकेगी। आप अगर दुकान आपने खाने पीने की कर दी और वहाँ बासी और कीड़े लगी हुई चीज़ें आप बेचेंगे तो वो बिकेगी नहीं। तो मसला ये है कि इनको, जैसे मैंने कहा कि पॉलिसी साजी, फैसला साजी, और उसके लिए कि मतलब पाकिस्तान के मफाद पे फैसले करने की ताकत होनी चाहिए, वो नहीं है इनके पास।
अब आपने कहा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, अगर आपकी दुकान में चीज़ अच्छी होगी तो लोग खुद आएंगे, गाहक खुद आएंगे, पैसा खुद बनेगा, और पैसा बनेगा तो आपके मतलब रिजर्व्स आ जाएंगे। अब अगर ये अच्छी चीज़ बेचेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, फैसला करेंगे, तो किसका एतराज़ है? आप उस पर सूद अदा करते हैं, आप कोई मुफ्त का पैसा नहीं लेते, ठीक है? आपकी पॉलिसी अच्छी होनी चाहिए। सिर्फ मैं आज की आपको बात बताता हूँ कि मार्च के महीने पे जो हमारी जो सनत के शोबे की तरक्की, जो हमारा आखिरी महीना था, 26.9% हुई। आज ही नंबर आए हैं अप्रैल के तरसीलात के, जो हमारा आखिरी महीना था, 3.1 अरब डॉलर। ये कौन सी ऐसी, मतलब ये ऐसे तो रिकॉर्ड कभी जिंदगी में पाकिस्तान में देखे ही नहीं किसी ने। और ये कहते हैं कि जी मईशत को तबाह करके छोड़ के चले गए। अब मैं इनके आगे ये और एक्सपोर्ट्स का बताएं ना कि 2021 से 22 तक एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा हुआ था पाकिस्तान की? 24 अरब डॉलर से 32 अरब डॉलर। पाकिस्तान की तारीख में कभी 25 अरब डॉलर से ऊपर बरामदात नहीं देखी किसी। टैक्स 6100 अरब। अगर आप जो है उन चीज़ों को कैपिटलाइज करने की जगह कीड़े निकालना शुरू, इधर उधर ये वो, कि किसी तरह हम इमरान खान की पॉपुलैरिटी को नीचे कर रहे हैं, उस पर इल्ज़ाम डालें। अब आप जो अब आप भी मुझे नहीं पता आपने जो अवामी राय आमा ली है वो मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको दिखा रहा, सुनिए। हाँ मुज़म्मिल साहब जरा सुन लीजिए ना, आप भी सुन लेंगे, हमारे नाजरीन भी सुन लेंगे अवामी राय क्या है, फिर मैं आपसे और बात करती हूँ। जी सुनाइएगा अवाम क्या कहते हैं। तो इमरान खान को कहते थे महंगाई ज़्यादा है, लेकिन अब नई हुकूमत आई है, हमें उसका भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। आटा चीनी दाल सब कुछ महंगा हो गया है, लेकिन तनख्वाहें उधर ही हैं। सही है, ये जो हुकूमत आई है ना, इसने भी कुछ नहीं किया। चांदे कपड़े भी बेचने पैंगे, तेरे कपड़े बेच के लोन लेना, तुझे फ्लैट बेच के कर्जा ही ला दो मुल्क का। इमरान जैसा लीडर आएगा इंशाल्लाह मुस्तकबिल बनेगा नई नस्ल का। हमने जो देखना है देख लिया। महंगाई का तो ये है कि डे बाई डे बढ़ रही है। सारे के सारे जितने भी लोग हैं ना, वो करप्ट लोग हैं। जब तक ये करप्ट लोगों से हमारी जान नहीं छूटेगी ना, तो ये कभी नहीं होगा। जब तक आका का दीन तख्त पे नहीं आएगा, जब तक दीनदार लोग तख्त पे नहीं आएंगे, ये चोर अपने चेहरे बदलते रहेंगे। पहले सही थी, और अब तो इतनी हो गई है कि बेहद लाइट बेटाइम चली जाती है, रात को सोने में मसला होता है, बेटाइम की लाइट चली जाती है। और कायद-ए-आज़म के बाद वाहिद लीडर एक पाकिस्तान में इमरान खान आया है। ये समझते थे महंगाई उसने की है, महंगाई उसने नहीं की, ये पूरी वर्ल्ड में हुई है महंगाई कोरोना की वजह से। ये तो नून लीग के दौर में जो महंगाई है इस वक्त, ये तो इमरान खान के दौर में भी इतनी महंगाई नहीं थी। हम किधर जाएं, अवाम जो है गरीब से गरीब हो रही है, और हुक्मरान जो अमीर से अमीर हो रहे हैं। अवाम गरीब से गरीब हो रही है। मुज़म्मिल साहब सुना आपने अवाम ने क्या कहा? देखिए जी, ये तो जो आपने वर्डिक्ट दिए वो तो मतलब इमरान खान को लग रहा है मिस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ ये नहीं था, इमरान खान ने सेहत कार्ड दे दिया था, फिर इमरान खान ने जो एहसास राशन कर दिया था, लोगों की तकलीफ देखकर पेट्रोल के रेट को सस्ता किया, सस्ते कर्जे देना शुरू कर दिए बिला सूद छोटे किसान को, उसको। तो वो एक फलाई मुमलिकत की तरफ जा रहे थे, लंगर खाने चल रहे थे, तो एक सिस्टम चल रहा था। यहाँ आके इन्होंने सब बर्बाद कर दिया, सब बंद कर दिया, बैंकों को का कर्जे नहीं दो, लंगर खानों को जो है इन्होंने बंद कर दिया, फिर उसके बाद फैसले नहीं कर पा रहे। बिजली आप भी इस्तेमाल करती थी, मैं भी इस्तेमाल करता था। आज से महीना पहले जो है लोड शेडिंग का नाम नहीं था। अगर जिन इलाकों में चोरी होती थी उनकी एक वक्त तय था, अब तो कोई वक्त नहीं है, कुछ नहीं है, बस पता नहीं क्या। अल्लाह ताला की तरफ से भी थोड़ी सी इनकी तरफ से जैसे कहते हैं कि सख्ती आई है। आप देखें कि फसलों को पानी नहीं मिल रहा, पंजाब जो है पानी नहीं, सिंध वाले कह रहे हैं पानी नहीं, फसलें बर्बादी की बातें हो रही हैं, डीजल नहीं था फसलें गंदम को काटने के लिए। इससे ज़्यादा जिसे कहते हैं बद इंतज़ामी पाकिस्तान में मैंने अपने होश में नहीं देखी जो 6 हफ्तों में हुई है। सही, बहुत शुक्रिया आपका। मुज़म्मिल असलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे माशरियात और तमाम तर मईशत हाल है उस पर बड़ी अपनी माहिराना राय दे रहे थे। अनस्टेबिलिटी पॉलिटिकल जब तक सही नहीं होगी, ज़ाहिर ये सारे मामला ठीक नहीं होंगे। और जिस मामले की तरफ उन्होंने रोशनी डाली वो है जी गर्मी, और उसके बाद एक और अजाब है लोड शेडिंग, जो घंटों का दौरानिया बढ़ चुका है। 12-12 घंटे 8-8 घंटे की पूरे मुल्क में लोड शेडिंग की जा रही है। और हीट वेव अलर्ट जारी कर दिया गया है, इमरजेंसी का एक निफाज की सूरत हाल है कि जी हीट वेव है और गर्मी में लोग ना निकलें। तो लोग इस पर क्या कहते हैं ज़रा आपको दिखाते हैं। समझ लें कि बेड़ा गर्क किया हुआ है, कोई टाइमिंग नहीं है, रातों को लाइटें जा रही हैं, नींदें ख़राब हो रही हैं, सारा दिन मेहनत करके थक के घर जाते हैं, जब रात को घर जाके सोते हैं
तो 1 बजे के बाद खाना वाना खा के बैठते हैं तो लाइट चली जाती है। 10-10, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे लाइट बहुत जा रही है। लोड शेडिंग तो यहाँ दिन में 4 दफ़ा बिजली जा रही है, 2.5 घंटे। बहुत मसाइल हैं, बच्चे परेशान हैं सारे। क्या सोचे बंदा, क्या कितनी ज़रूरत है पूरी करे, जो ज़रूरत पूरी करता वो चलती ही नहीं है लाइट। तो लाइट चले तो जी नाजरीन, ये सूरत हाल है हीट पे, ऊपर से लोड शेडिंग 3-3 दफ़ा की 2.5 घंटे की। रहम करना होगा आवाम पर, वरना आवाम का जीना तो वैसे ही दोबार हुआ है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। पीर को आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।